हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंसिंग पर। फ्रेंड्स, मनीषू हम पढ़ेंगे आज यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट पेपर जो हैं आपके DIS कोचिंग के। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर होगा वो होगा एनवायरनमेंट, साइंस, ये दोनों ही, प्लस आपका करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मूल राशि और एक तरफ मूल मात्रक है, दोनों को मिलान करना है। ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडला, ताप का जो होता है वो केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर और द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम होगा। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यंत्र है और अनुप्रयोग है कि कौन से यंत्र का अनुप्रयोग हम किसके लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है हम आर्द्रता नापने के लिए करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइड्रोफोन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो ये होता है आपका पानी के नीचे की ध्वनि सुनना, जिससे हम क्या करते हैं, एक माइक्रोफोन की तरीके हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है गलत है। द्रवों की अपेक्षिक घनत्व का मापन करना, ये बात नहीं है। रेडियोमीटर का प्रयोग हम विकिरण का मापन करने के लिए करते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग हम वायुयान की गति मापने के लिए करते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला है हमारा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, किसमें सर्वाधिक होती है, समुद्री जल में, आश्वन जल में, मिथेनॉल में, एथेनॉल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, समुद्री जल में जो होता है आपका ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन है और उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। विटामिन B3 का नाम क्या है, तो विटामिन B3 का नाम आपका रासायनिक नाम नियासिन है। B1 का जो नाम है वो है थायमीन, यहाँ थियामिन लिखा है, थायमीन होगा थायमीन। B6 का नाम होता है पायराडॉक्सिन और B7 का नाम होता है बायोटीन। तो इस तरह से हमारे रासायनिक नाम दिए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। मोलस्का संघ के जीवों व कवचों का अध्ययन किया जाता है, किसके तहत जो है मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन किया जाता है, मैमोलॉजी, मेलेकोलॉजी, नियमेटोलॉजी और एंटेमोलॉजी। तो ये हो जाएगा आपका मैकोलॉजी। मैकोलॉजी के तहत आपका मोलस्का संघ का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी के तहत स्तनधारियों का अध्ययन होता है, किसके लिए, स्तनधारियों का अध्ययन इसमें किया जाता है मैमोलॉजी में। और नियोटोलॉजी में जो है आपका बाल रोग का अध्ययन किया जाता है और एंटेमोलॉजी में आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। कोशिका का आकार छोटा होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है। एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन जो है मुकुलन द्वारा होता है, तो कोशिका विभाजन आपका मुकुलन के द्वारा होता है। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 4 तो सही है, जबकि 2 और 3 नहीं सही हैं, क्योंकि जो इसमें गुणसूत्र होते हैं वो केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है और एक से अधिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते। वो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये सभी आपके यूकैरियोटिक कोशिका के तहत आता है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका 1 और 4 सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, जिसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज पुरकिंजे ने नहीं की है, डूवे ने की है। कौन किया है, डूवे, डी डूवे ने की है। तो इस तरह से सेकंड आपका गलत हो गया, पहला आपका सही हो गया है। अगला हम देखेंगे, एक तरफ संक्रामक रोग है, दूसरी तरफ जीवाणु। कौन सा रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है। हैजा जो है आपका विब्रियो कैलोरी द्वारा होता है, कॉलेरी द्वारा। काली खांसी जो है आपका हीमोफिलस पर्टूसियस के द्वारा होता है। गोनोरिया जो है आपका नोसेरिया गोनेरिया के द्वारा होगा। सिफिलिस आपका ट्रिपनोवा पैलिडम के द्वारा होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका मेनली तैयार होना चाहिए कि कौन से जीवाणु से कौन सा संक्रामक रोग होता है। जैसे हैजा बहुत प्रचलित है आपका विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। काली खांसी आपको पता होना चाहिए हीमोफिलियस पर्टूसियस के द्वारा। गोनोरिया जो है आपका नोसेरिया गोनोरिया के द्वारा हो जाएगा। सिफिलिस आपका ट्रिपनोवा पैलिडम के द्वारा होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन दिए हुए हैं और उसकी कमी से क्या दिक्कत आती है, या कौन सा रोग होता है। तो थायमीन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो थायमीन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। जो थायमीन किसका है, तो विटामिन B1 का है। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका रक्त पिछड़ता होता है। और फोलिक अम्ल कौन सी विटामिन के द्वारा होता है, तो
B11 के द्वारा, मतलब B11 के द्वारा। राइबोफ्लोविन जो होता है ये आपका प्रजनन की क्षमता की कमी नहीं करता है। राइबोफ्लोविन से क्या होता है, इसमें जो है आपके बाल पक जाते हैं, मतलब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर मतलब त्वचा थोड़ी सी फटी फटी लगती है। तो ये आपका C ऑप्शन ही गलत है, बाकी सभी सही है। स्कार्बिक अम्ल के द्वारा जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। ये किस कमी से होता है, विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। राइबोफ्लोविन जो होता है ये होता है आपका B2। प्रजनन की क्षमता की कमी किसके द्वारा होती है, ये हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल के द्वारा प्रजनन क्षमता की कमी होती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना और भूख लगना आदि के नियंत्रण का काम होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है आपका मस्तिष्क के एक भाग में जहाँ पे प्यास, थकान, नींद आना, भूख लगना ये सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। अगला है हमारा मेलाटोनिन जैविक आवर्तन और नींद के नियमन के कार्य में मदद करती है जो स्रावित होती है। कहाँ से स्रावित होती है मेलाटोनिन, तो ये आपका पिनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। मनुष्यों में मेलाटोनिन का पूरा प्रभाव जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। ये मेलाटोनिन अगर ज़्यादा आती है तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी। और ये स्रावित कहाँ से होती है, कौन सी ग्रंथि से निकलती है, तो पिनियल ग्रंथि से निकलती है। याद रखिएगा मेलाटोनिन आपका एक हार्मोन है जिसके डिसबैलेंस से आपको नींद में प्रॉब्लम आएगी, आपके रूटीन चेंज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसके किसके कारण होती है, तो मेलाटोनिन के कारण होती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब क्या होता है? उसका त्वरण शून्य होता है, वेग शून्य होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो इसमें जो है आपका B ऑप्शन जो है आपका गलत है। इसमें पूछ रहा है गलत ऑप्शन, तो 1, 3, 4 जो है ये तीनों ही गलत हैं, जबकि आपका दूसरा सही है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है सतत विकास लक्ष्य और उद्देश्य। हर बार SDG को मिलान के लिए पूछा जाता है कि कौन सा SDG किसके लिए आया है। तो SDG 6 जो है किससे संबंधित है, ये आपके पानी से संबंधित है, साफ पानी और स्वच्छता से संबंधित है। SDG 7 जो है आपका ऊर्जा से संबंधित है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से। SDG 13 जो है आपका ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और SDG 15 जो है भूमि पर जीवन से संबंधित है। तो इस तरह से आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। मेनली 13 याद रखिएगा। स्वच्छ पानी जो है आपका 6 में होता है, 7 में आपका ऊर्जा होता है, गरीबी फर्स्ट में होती है। ऐसे आप लोग 7, 8 तक तो याद कर लीजिए, लास्ट के 2-3 याद कर लीजिए ताकि आपका तैयार रहे, मिलान में गलत ना हो। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सा जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो B और C जो होते हैं ये दोनों ही विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं। अब B कौन से विटामिन में है तो देखते हैं, कैल्सीफेरॉल, थायमीन, रेटिनॉल। तो यहाँ पे विटामिन A की बात आ गई है तो ये नहीं हो जाएगा। एडेक जो होता है ADEK, ये तीनों ही मतलब ये चारों ही विटामिन किस में घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील है, जबकि B और C जल में घुलनशील है। कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल और टोकोफेरॉल, तो ये सभी जो है अलग अलग विटामिन हो गए। थायमीन आपका B1 है और बायोटीन B7 है, फॉलिक अम्ल आपका B11 है। तो इस तरह से C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि B जो है जितने भी B से संबंधित आपके विटामिन है वो जल में घुलनशील है। तो इस तरह से C ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बाकी सभी जो है सुमेलित नहीं है। अगला हम देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जयमंडल रिजर्व और राज्य दिए हुए हैं। कौन सा जयमंडल रिजर्व कहाँ पाया जाता है, तो शेषाचलम जो है कहाँ पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पंचमढ़ी जो है ये आपके MP में पाया जाता है। नोकरेक जो है ये कहाँ होगा, तो ये आपके मेघालय में। और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में। तो सिमलीपाल जयमंडल रिजर्व कहाँ पाया जाएगा, उड़ीसा में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्री सैलम है। सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य औरंग टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभ्यारण्य कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। केवल 3 आपके सही हैं, चौथा आपका ऑप्शन सही नहीं है। चौथा क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो काजीरंगा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे बाघों की जो है सर्वाधिक घनत्व भी है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही हैं।
तो यहाँ पे कंचनजंगा में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ अभ्यारण्य नहीं है, कौन सा है, काजीरंगा है। तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन गलत हो गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। टाइगर रिजर्व और राज्य दिए हुए हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है, तो बोर जो है टाइगर रिजर्व ये आपके महाराष्ट्र में मिलेगा, पलामू जो है झारखंड में मिलेगा, कमलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, और अमरबाद जो है ये कहाँ मिलेगा, तो तेलंगाना में मिलेगा। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। इतनकी जो है, इतनकी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में है, नागालैंड में आपका इतनकी राष्ट्रीय उद्यान है। काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है। इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ नंबर आपका सही है, बाकी जो है गलत है, 2 और 3 गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 आपके सही सुमेलित नहीं हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित संयोजनों में से किस एक का वैद्युत खर्च 1 यूनिट होगा। तो वैद्युत खर्च 1 यूनिट कैसे होगा, हम निकालते हैं। 1 यूनिट वैद्युत खर्च के लिए जो हमें फॉर्मूला मिलता है, यूनिटों की संख्या देखते हैं, तो वाट इंटू घंटा बटे आपका 1000। अगर ऐसा कोई यूनिट निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपके कितने वाट दिए हुए हैं, तो मान लीजिए 100 वाट हमने लिख लिया, 100 वाट हो गया। और बिजली का बल्ब जो है 10 घंटे यूज हुआ है, तो 10 घंटा लिख लिया, 10 घंटा। और आपका नीचे 1000 हमें लिखना है, तो 1000 लिख लिया। इस तरह से तीनों ही ये तीनों जीरो आपके कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 100 वाट और आपके 10 घंटे को प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप वैद्युत खर्च कितना हुआ है निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वाट इंटू घंटा बटे 1000। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, कौन सा ऐसा है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, बैटरी, विद्युत मोटर, डायनेमो, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी दोनों ही जो है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हैं। देखते हैं, विद्युत मोटर और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो डायनेमो और आपका विद्युत मोटर दोनों को ही आप याद रखिए कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रोटॉनों की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो विद्युत आपका मंदक का प्रयोग जो है न्यूट्रॉनों की गति के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने यूरेनियम 235 पे बमबारी करा के तो देखी होगी 11th 12th में, तो उस वजह से आपका न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मंदक का प्रयोग किया। मंदक में क्या होता है, भारी जल होते हैं आपके। अगला देखेंगे, क्रायोजेनिक ताप से आशय है, उस ताप कितना ताप होता है क्रायोजेनिक ताप का, तो ये हो जाएगा आपका -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है क्रायोजेनिक ताप का। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। इकोकार्डियोग्राफी ECG क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पराश्रव्य तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंग का अवधि क्या होती है, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक के, इससे भी अधिक को हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ECG में किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से जैसे आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य है। औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बुद्धि संपदा अधिकार के प्रकार हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर 5 क्वेश्चन को। एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाता है, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस, मायरो और पीले बुखार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2, 4
तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि मलेरिया जो होता है आपके एडीज इजिप्टी मच्छर से नहीं होता, ये आपका परजीवी से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो इस तरह से आपका 1, 2, 4 तो सही है, क्योंकि ये एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलाए जाते हैं और ये वायरस भी होते हैं, जबकि आपका मलेरिया वायरस नहीं है, वो जीवाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्राफीन नैनोफिल्म त्रिविमीय नैनो पात्र है, नैनो पदार्थ है। फ्लोरीन एक विमीय नैनो पदार्थ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। दोनों ही कथन जो है गलत हैं, क्योंकि नैनो एक संरचना, उपकरण या प्रणाली जो नैनो स्केल पर परमाणुओं और अणुओं में बदलाव करके निर्मित या उत्पादित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं। 10⁻⁹ मीटर को क्या कहते हैं, नैनो, 1 नैनोमीटर के बराबर ये होता है। ग्राफीन नैनो फिल्म की द्विविमीय नैनो पदार्थ है, तो ये आपका त्रिविमीय नहीं है, 2 विमीय है, मतलब 2D में है, क्योंकि इसके तीनों विमाओं का आकार जो होता है एक नैनो स्केल से भी छोटा होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे द्विविमीय या 2D में इसके प्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन आपका 0 विमीय पदार्थ है। फ्लोरीन में आपका कोई विमीय, एक विमीय भी नहीं पाया जाता है, इस वजह से आपका ये दोनों ही आंसर गलत हो गए थे। अगला देखेंगे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो गए, अब टोटल 80 हो गए हैं। जब ये टेस्ट पेपर बना था तब 75 ही थे। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 14 है, सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में है, उसके बाद आपका यूपी का स्थान आता है। इसके पश्चात यूपी में 10 रामसर स्थल है। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, यशवंत सागर उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल हैं। तो नवाबगंज और पार्वती अर्गा ये दोनों तो आपके यूपी के हैं, लेकिन यशवंत सागर कहाँ का है, तो ये आपका एमपी का आर्द्रभूमि स्थल है। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया। 1, 2, 3 सही हैं, तो 3 आपका, केवल 3 जो है इसमें सही है। अगर अब हम देखें तो इसमें केवल 2 ही सही हो जाएंगे, क्योंकि रामसर स्थल कितने हो गए हैं, 80 हो गए हैं। तो याद रखिएगा कि रामसर स्थल टोटल कितने हैं, 80 हैं। अगला देखेंगे हम 28 नंबर। भारत कब रामसर स्थल में शामिल होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, ताकि आपको याद रहे, अगर पूछा जाए तो पता रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता है, जो वर्ष 1994 में प्रभावी हुआ। इसका सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक सही है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता है, जो कब प्रभावी हुआ था, तो 1994 में प्रभावी हुआ था, मतलब प्रभावी या लागू हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ है, तो बॉन जर्मनी में है, न कि स्विट्जरलैंड में, बॉन जर्मनी, याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? पवित्र रूप वन, चिड़ियाघर, समुद्र संरक्षित क्षेत्र, जंतु उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 4, चिड़ियाघर और जंतु विज्ञान, ये दोनों ही आपके किससे संबंधित है, तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है। स्वस्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं, तो जहाँ पे जो प्रजाति रह रही है उसी जगह उसका संरक्षण करना, उसको क्या कहलाएंगे, तो वो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। अगर किसी उस प्रजाति को किसी दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे उसका संरक्षण किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जा रहा है उसका। तो ये दोनों ही डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। ऊर्जा पिरामिड के बारे में देखते हैं। हमेशा उल्टा और लंबवत होता है, तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। याद रख लीजिए कि ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा होता ही नहीं, ये हमेशा सीधा और लंबा होता है। पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, तो ये हर एक पोषी स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह क्या होता है, न्यूनतम होता जाता है। ऊर्जा न्यूनतम पोषी स्तर पर न्यूनतम होती है, तो ऊर्जा जो होती है न्यूनतम पोषी स्तर पर स्टार्टिंग में आपका अधिकतम होती है और आगे चल के न्यूनतम होती जाती है। तो इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्रमिक ह्रास होता है। तो जी, पहले मान लीजिए उत्पादक ने आपका 1000 ऊर्जा अवशोषित किया, अगले ने जो है इसका 1000 का कितना 10% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। तो 1000 का 10%, अगले वाले ने मान लीजिए उत्पादक ने कितना यूज किया था, 1000 यूज किया ऊर्जा, और दूसरे जो होते हैं शाकाहारी वो कितना करता है, 100 करता है, और फिर जो इसका होता है तो वो 10 करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऊर्जा का ह्रास होता जा रहा है। तो ये जो है ऊर्जा का ह्रास का नियम किसने दिया था, तो ये लिंडमैन ने दिया था, इसे हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा 1, 2, 4
1 2 4 तो सही हैं, सॉरी फर्स्ट भी गलत है क्योंकि यहाँ उल्टा दिया हुआ था, तो हम देखेंगे 2 और 4 तो सही हैं, बाकी 1 और 3 गलत हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। ज़ूप्लांक्टन का बायोमास फाइटोप्लांक्टन की तुलना में कम होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, ये तो सही है आपका। ज़ूप्लांक्टन जो शाकाहारी, ज़ूप्लांक्टन को हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कह सकते हैं। तो ये जो शाकाहारी का बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में अधिक होता है, न कि कम होता है। तो इस तरह से आपका पहला इसी वजह से कम गलत है क्योंकि ये कम नहीं होता, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 32, देखते हैं। निम्न में से किस कण का शून्य आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, अल्फा कण। तो ये जो होता है आपका न्यूट्रिनो का जो आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रिनो। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, विद्युत का बल्ब में चमकना, ये सभी जो हैं आपके भौतिक परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। मतलब वो जिस अवस्था में है, मान लीजिए जल को गर्म किए तो ये भाप बन गया, फिर जल ठंडा होकर क्या हो जाएगा, फिर ये जल ही फॉर्म में आ जाएगा। इस वजह से जैसा था वैसे ही फिर से अगर मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगर उसमें चेंजेस हो गए तो वो जो है आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। आविष्कार और वैज्ञानिक दिए हुए हैं। प्रसारी विश्व, आपका प्रसारी विश्व किससे संबंधित है? तो ये हैं आपके एडविन हम्बल। एडविन हम्बल ने जो है, हबल ने प्रसारी विश्व का आविष्कार किया है। तापीय आयनन का आविष्कार किसने किया है? मेघनाथ साहा ने किया है। क्वांटम सांख्यिकी का आविष्कार आपके सत्येंद्र नाथ बोस ने किया है। और एक्स किरणों की खोज जो है रोटेंजन ने किया है। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है? प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आपके लक्स मीटर के द्वारा जो है आपका प्रकाश का तीव्रता मापा जाता है। पायरोहीलियोमीटर के द्वारा जो है सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो पायरोहीलियोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा जो है दूध की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। लीसीमीटर द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन का मापन किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन का मापन किया जाता है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर है 36। किसी व्यक्ति का भार देखते हैं। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी व्यक्ति का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इस वजह से आपका ध्रुवों पर व्यक्ति का भार जो होगा वो अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर है 37। एक सामान्य मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो एक सामान्य दृश्य प्रकाश को विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है। मानव आंख जो है आपका दृश्य प्रकाश को, विजिबल लाइट को आराम से देख सकती है। इसकी सामान्य मानव आंख जो होता है कहाँ से कहाँ तक देख सकती है? तो 390 nm से लेकर 750 Na तक देख सकती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 38। टिकिंग हाइड्रोबम निम्नलिखित में से दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो है आपका बृहद हिमालय के कृत्रिम झीलों और बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांधों के लिए दिया जाता है, जबकि लघु जल विद्युत परियोजना या केंद्र इससे संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बृहद हिमालय के कृत्रिम झीलें और बृहद हिमालय में अवस्थित बड़े बांध को टिक टिक करते हुए जलबम की तरह किसी अति भूकंप संवेदनशील क्षेत्र जैसे हिमालय के संदर्भ में लिया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 39। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? बैरो कोमोनोर, लाडोना हैरिस, सोनिया जॉनसन, रेचल कार्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बैरी
कोमोनोर जो हैं ये किससे संबंधित है? तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता के मुख्यतः 4 नियम हैं। वो कौन कौन से हैं? तो इनका प्रतिपादन अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद बैरो कोमोनोर ने किया था। तो ये 4 नियम हैं आपके, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। इससे आपका ज़्यादा संबंध नहीं है, बस ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता द्वारा जो नियम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो बैरी कोमोनोर के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से फूल रहित पौधा कौन है? फर्न, गूलर, कटहल, आर्किड। तो फर्न जो है आपका फूल रहित पौधा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है? तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम को आपको क्या कहते हैं? हरी धातु कहते हैं। अगला है हमारा प्रजातियां और उदाहरण दिए हुए, कौन से प्रजातियों के उदाहरण देखते हैं। की स्टोन प्रजाति कौन होते हैं? तो ये आपकी मधुमक्खियाँ होती हैं। फ्लैगशिप प्रजातियाँ किसको कहते हैं? तो विशाल पांडा को जो है आपका फ्लैगशिप प्रजातियाँ कहते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति के तहत कौन आता है? तो ये आएगा आपका बाघ। और संकेतक प्रजाति की तहत कौन आएगा? तो ये आपका क्रेफिश आएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला देखेंगे हम 43 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीय तापन का प्रभाव नहीं है? तो भूमंडलीय तापन का जो प्रभाव नहीं है उसके बारे में देखना है। भीषण सूखा, ये आपका भूमंडलीय तापन का प्रभाव, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट होता है उससे क्या हो जाएगा? आपका सूखा पड़ेगा। प्रवाल भित्तियों का निर्माण तो नहीं होता है अगर तापन अधिक है तो। सुनामी की तीव्रता में वृद्धि होती है, ये बात सही है। खाद्य सुरक्षा पर खतरा होता है, ये भी सही है। समुद्री जल स्तर बढ़ने से प्लवक के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका गलत है कि तापन अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? प्लवक मरने लगेंगे, न कि वृद्धि होगी। तो इस तरह से 2 और 5 आपके सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। भूमंडलीय तापन के प्रभाव फर्स्ट है आपका, थर्ड है और फोर्थ है, जबकि सेकेंड और 5 नहीं है। अगला देखते हैं, कण और खोजकर्ता, कौन से कण की किसने खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज जो है आपके जेम्स चैडविक ने की है। मेसान की खोज कौन करते हैं? तो युकावा करते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज जो है आपके एंडरसन करेंगे। न्यूट्रॉनो की खोज जो है पॉली करेंगे। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, पदार्थ और पीएच मान। नींबू का रस का जो है पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का, तो नींबू के रस के पीएच का मान हो जाएगा 2.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और शराब का कितना होता है? तो 3.8 होता है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? अम्ल और उपस्थित चीज़ें दी हुई हैं। तो एसिटिक अम्ल किससे संबंधित है? एसिटिक अम्ल आपका सिरका से संबंधित है। लैक्टिक अम्ल आपका किससे संबंधित है? तो ये आपके दही नहीं, दूध से संबंधित है। किससे? दूध से। ऑक्जेलिक अम्ल किससे संबंधित है? तो ये आपके टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दे रहा है कि और जो आपका एसिटिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही दोनों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक और टमाटर दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, सभी जो है सही हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा 1927 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? विक्टर अर्नस्ट, चार्ल्स एटन, जूलियन हक्सले, डेनिस चिट्टी। तो ये थे आपके बी ऑप्शन। चार्ल्स एटन द्वारा जो है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 में प्रतिपादित की गई थी। इन्होंने क्या कहा था? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर संबंध होता है, ये इनका कहना था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो सबसे कम सूर्य के प्रकाश को कौन परावर्तित करेगा? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले महासागर, हिमटोपियाँ। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर। गहरे महासागर में एक बार अगर प्रकाश चला गया तो ये बहुत कम मात्रा में आपका उस मतलब भेजेगा, यूं है परावर्तित करेगा। बाकी प्रवाल आपका क्योंकि छिछले पे होता है तो ये मोस्टली आपका परावर्तन कर देगा प्रकाश को। रेतीले मरुस्थल भी आपका जितना प्रकाश आती है मोस्टली वापस हो जाती है। हिमपेटियाँ भी वही करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? तो वो हो जाएगा आपका गहरे महासागर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 49, निम्नलिखित में से कौन से इकोटोन का उदाहरण है? घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख, नदी तट। तो ये तीनों ही जो है इकोटोन का उदाहरण है। इकोटोन किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपकी ए प्रजाति है और ये आपकी 2 बी प्रजाति है।
इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। चाहे अब ऐसे मिला के आप बनाइए तो ये दोनों कहलाएंगे इकोटोन का क्षेत्र, और चाहे आप अलग अलग कर दीजिए तो ये दोनों आपके इकोटोन के क्षेत्र कहलाएंगे। तो ये घास भूमि, ज्वार नदमुख और नदी तट, ये तीनों ही आपके इकोटोन क्षेत्र में आते हैं। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? उर्मिया झील आपका ईरान में है, बॉइलिंग झील डोमिनिका में है, फाइव फ्लावर झील कहाँ पे है? तो ये आपका जो है पाई जाएगी चीन में, ना कि यूएसए में। फाइव फ्लावर झील। रेड लैगून झील आपकी बोलिविया में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ही सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। फाइव फिगर झील जो है आपका यूएसए में पाई जाती है, फाइव फिगर झील, या फ्लावर नहीं फिगर, याद रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। कथनों पर विचार करना है। सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। सोनार में उच्च आवृत्ति की अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है, क्योंकि सोनार में उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का जो होता है कितना होता है आवृत्ति? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक इनकी आवृत्ति होती है। इससे ज़्यादा पे हम पराश्रव्य तरंग आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। धुएं का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ, साइक्रोमीटर, फेदोमीटर, रिंगलमैन स्केल। तो ये हो जाएगा आपका डी। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग जो है धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा है। तो इसके आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन जो हैं सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता क्योंकि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग अधिक है, जिसके कारण भी वहाँ से पलायन कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है, जल में डूबी हुई क्षण जो बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, समुद्र का रंग नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। समुद्र का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जबकि अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे बर्तन में आपका सिक्का जो है ऊपर उठा दिखना, डूबी हुई क्षण आपका ऊपर उठी हुई दिखना, ये सभी जो है आपके प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55 को। मलेरिया रोग के बारे में देखेंगे। यह एक वायरस जनित रोग है। तो मलेरिया रोग आपका जीवाणु जनित रोग है। शायद ऊपर गलत हो गया कि वो परजीवी के द्वारा होता है, परजीवी रोग नहीं है। मलेरिया जो है आपका जीवाणु जनित रोग होता है। सॉरी, यहाँ भी आपका थोड़ा सा गलत हो गया कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो आपका परजीवी के द्वारा ही होता है। तो मलेरिया जो है आपका वायरस जनित रोग नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसका वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर होती है, तो ये सही है। R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी, तो ये भी सही है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 2, 3, 4 तो सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। अगला हम देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ स्थापित कर रहा है? कोल्लम में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कुलशेखरपट्टनम में। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कुलशेखरपट्टनम कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना दूसरा लॉन्च पैड स्थापित कर रहा है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 57। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किससे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है? कीट, मछली, मानव, मवेशी। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मानव। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किससे विपरीत रूप से प्रभावित होने का संभावना है? तो ये आपके मानव होंगे। जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में हो जाता है। चूँकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है, तो वो सभी जीवों का जो है भोजन करता है, मतलब चाहे आपका शाकाहारी हो या मांसाहारी। तो इससे क्या होगा, मानव में सबसे ज़्यादा विषैले पदार्थ पहुंच जाएंगे। इस वजह से क्या कह रहा है कि जैव आवर्धन में सबसे अधिक किसी विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, तो ये आपका मानव होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रमानुसार सबसे बाद में आया है? जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है। प्रोजेक्ट हाथी जो है आपका 1993 में आया है, 1992 में आया है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। तो इस तरह से आपका सबसे बाद में कौन आया है? तो 2002 में आपका जैव विविधता अधिनियम
आया है। अगला हम देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? नई दिल्ली सम्मेलन 2002, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में जो है जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं कृषि व जैव विविधता संबंधी मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें गरीबी मिटाने हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करेगी? तो देखते हैं, ध्रुवीय और उपोष्ण, उष्ण तथा उपोष्ण, उष्ण तथा शीतोष्ण, उपोष्ण तथा शीतोष्ण। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उष्ण तथा उपोष्ण। मान लीजिए भारत की, ये आपका पूरा भारत है और यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के बारे में 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा के नीचे का जो भाग हो जाएगा ये आपका उष्ण में आ जाता है और 23.5 डिग्री से लेके आगे 66 डिग्री तक आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो उष्ण और उपोष्ण जो है भारत में बटा हुआ है। भारत जो है दो कटिबंधों में बटा है आपका, उष्ण और उपोष्ण में। अगला हम देखेंगे 61 नंबर, हाल ही में भारत के तमिलनाडु के रानीपेट जिले में वालाजाह में तिलापिया पार्वो वायरस की घटना सामने आई है। इस वायरस से प्रभावित होने वाला भारत किस क्रम का देश है? तो ये जो है आपका ए, तीसरे क्रम का देश है आपका भारत। भारत तिलापिया पावा वायरस से प्रभावित होने वाला तीसरे क्रम का देश है। पहले जो है चीन हुआ है, सेकंड पे आपका थाईलैंड हुआ है प्रभावित। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार, डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण होता है। त्वचा पीतिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। डेंगू का वाहक एडिज इजिप्टी मच्छर है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, 4 आपके चारों ही कथन जो है सही हैं। तो डेंगू जो है आपका एक विषाणु जनित रोग है। इसका वाहक क्या होता है? तो एडिज इजिप्टी मच्छर होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? तो प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा के नेत्र के पीछे वाली जो होने वाली पीड़ा होती है वो आपका डेंगू ज्वर के कारण ही होती है। अगला हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन को, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत का अध्ययन आपका जेनेटिक्स कहलाता है। परजीवी का अध्ययन आपका पैरासाइटिक कहलाएगा, क्योंकि परजीवी किसके कारण? पैरासाइट को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इस वजह से इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक कहलाएगा। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो पैलियोबायोलॉजी कहलाएगा। एंटिमोलॉजी का अध्ययन जो है आपका क्या कहलाएगा? कीटों का अध्ययन। एंटिमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटिमोलॉजी। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला हम देखेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक का हम क्या खाते हैं? प्रकंद खाते हैं। अफीम हमें किससे मिलती है? तो अफीम के डंठल से मिलती है। सन का क्या होता है? तो सन का आपका तना होता है। लौंग किससे मिलती है हमें? तो लौंग जो है फूल की कली से मिलती है। फल से नहीं मिलती, फूल की कली से हमें लौंग मिलती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका गलत है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुणसूत्र की वंशानुगत का सिद्धांत वाल्टर सूटन तथा बावेरी ने दिया। डीएनए की द्विकुंडली संरचना वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत की। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण जो है फ्रेडरिक फैशन ने किया। हमारे शरीर में अनुवंशिकता की इकाई जो है आपका जीन है। तो इसके आंसर है सी। 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण आपके कौन करता है? तो ये आपके हैं हरगोविंद खुराना। ये जो है आपका प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण करते हैं। बाकी सभी सही हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये शरीर में सभी स्थानों पर कार्य करते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला आपका सही है, दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो विशेष जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं। एंजाइम उन्हीं स्थानों पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, न कि सभी जगह पे कार्य करते हैं। अगला है हमारा लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, क्या है? टुंड्रा, सवाना, टैगा, चैपरेल। तो ये हो जाएगा आपका टुंड्रा। टुंड्रा बायोम का वर्धन काल जो होता है अति लघु होता है। कितने दिन का होता है? 50 दिन से भी कम होता है। इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां वर्ष भर सूर्यातप और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है। इस वजह से आपका इसका
वर्धन काल कम होता है। अगला हम देखेंगे भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 69। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार है। उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार क्या है? तो CWG है। ये किस में आता है CWG? इसे कहते हैं, CWG को क्या कहते हैं? शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु। ये कोपेन के अनुसार यूपी में बांटा गया है। अगला हम देखेंगे, याद रखिएगा, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? टैगा, टुंड्रा, रूम सागरी, स्टेपी। तो इसका आंसर है आपका बी। टुंड्रा बायोम जो है ये सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? स्तरीय बादल, कपासी बादल, उच्च कपासी, कपासी बादल। तो ये हो जाएगा आपका कपासी वर्षा बादल जो है। इसमें क्या होता है? कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझा होने की संभावना बनी रहती है। सूर्य मिशन के संदर्भ में देखना है, आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। इसे PSLV C57 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। यह सूर्य तक पहुंचने में 125 दिन लेगा। आदित्य L1 के साथ 6 पेलोड भेजे गए हैं। कौन सा कथन जो है सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन आपका चौथा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है चौथा? क्योंकि इसमें टोटल 7 पेलोड भेजे गए हैं, न कि 6 भेजे गए हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरोग्य मैत्री एक एयर लिफ्ट किया जा सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। इसकी स्थापना जर्मनी में की गई है। तो इसका आंसर क्या है? तो ये ए ऑप्शन आपका सही है कि आरोग्य मैत्री आपका एक एयर लिफ्ट किया जाने सकने वाला पोर्टेबल अस्पताल है। इसकी स्थापना आपका गुरुग्राम में की गई है। कहाँ पे की गई है? तो ये आपके दिल्ली क्या हरियाणा गुरुग्राम में की गई है, मतलब इंडिया में ही की गई है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। 25 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई गई। निम्न में से किसने इसे हरी झंडी दिखाई थी? तो हरी झंडी किसने दिखाई थी देखते हैं। तो ये हैं आपके हरदीप सिंह पुरी ने जो है आपकी हरी झंडी दिखाई। अगला है, कोले आर्द्र भूमि के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, देखते हैं। कोले आर्द्र भूमि केरल राज्य में स्थित है। वर्तमान समय में यह एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कैबोम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रही है। सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही है कि कोले आर्द्र भूमि केरल राज्य में स्थित सबसे बड़ा आर्द्र उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जो दक्षिण में चलाकुड़ी नदी के तट पर भरतपूजा नदी के दक्षिणी तट तक विस्तृत है। बाकी आपके ये प्रजाति इससे ज़्यादा प्रभावित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डकार घोषणा 2023 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसे 46 विकसित देशों द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर है ए। केवल एक सही है आपका कि COP28 जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ। उससे पहले विश्व के सबसे कम विकसित 46 देशों द्वारा डकार घोषणा पत्र 2023 जारी किया गया, जिसमें उनकी प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को रेखांकित किया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 77। होप स्पाट के अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र शामिल है? पूर्वी हिमालय, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 2 और 4 जो है आपके होप स्पॉट में सम्मिलित हैं भारत के। होप स्पॉट की अवधारणा जो है इसका प्रतिपादन साल्विया अल ने किया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 78। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये जो है आपके ब्यूटेरोमीटर द्वारा जो है वसा की मात्रा नापी जाती है। किसमें? दूध या दुग्ध उत्पाद जो होते हैं उसमें मापी जाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 78 के बाद 79। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। तो देखते हैं किस किस तरीके से होता है। मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के पश्चात ढलानों पर क्रमशः अग्रलिखित प्रभाव होता है। पहले आपका नलिका बनती है, उसके पश्चात और नलिका बनेगी और तत्पश्चात आपका घाटी का निर्माण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे।
80 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सा ऐसा है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता नहीं है? यहाँ घने वन होते हैं, वृक्ष की बहुरूपता होती है, कठोर लकड़ी होती है, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व होता है। तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाए, क्योंकि अत्यधिक व्यावसायिक महत्व नहीं होता, क्योंकि इतने घने वन होते हैं कि यहाँ की लकड़ियों को काट पाना और यहाँ से व्यवसाय के लिए इसको तैयार कर पाना, ले जाना और ले आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप अमेजन का वन देख लीजिए, वहाँ पे कोई भी सोर्स आप इजीली वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 81, कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना, जैव विविधता और पारितंत्रीय सेवा से प्राप्त लाभों को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। ये कार्टेजेना जैव सुरक्षा का उद्देश्य है। कार्टेजेना जैव सुरक्षा कब आई है? जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि से, वनोन्मूलन से, उष्णकटिबंधीय जलवायु से। ये हो जाएगा आपका केवल 2। वनोन्मूलन से आपका मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। भारत में मृदा क्षरण का संबंध जो है वनों के कटाव से जुड़ा हुआ है। सीढ़ीदार कृषि से जो है आपका मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे आंसर। अगला है हमारा, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। खतरे का जो सिग्नल होता है लाल रंग का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। कम होने के फायदे क्या हैं? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण वह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए जो है खतरे का सिग्नल किस रंग से बनाया जाता है? लाल रंग से बनाया जाता है। अगला है हमारा 85 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथन, कौन सा कथन सही है? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पर्श दे सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की तो दिखती है लेकिन पास की नहीं दिखती है, ये इनमें प्रॉब्लम होती है। तो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन आपका 3 नंबर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर का पिंड जो है दिखाई नहीं देता, जबकि दूर का तो दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। यह दोष जो है आँख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण होता है। और इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे न बनकर कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। इंद्रधनुष का बनना निम्नलिखित में से किन क्रियाओं पर सम्मिलित प्रभाव है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही आपके इंद्रधनुष के बनने का कारण है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रडार एक ऐसी प्रणाली है जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों को विशेषतः रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आंसर है आपका सी। 1 और 2 दोनों ही सही है कि रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा वायुयान की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषतः रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, जो स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसॉल है। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा अधिक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसॉल है। ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसके आंसर है आपका ए। केवल 1 सही है। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण या एरोसॉल है जो वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है। इसे आमतौर पर कालिख के रूप में जाना जाता है। यह वायु प्रदूषण का एक रूप होता है जो अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। आपका
कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली हरित गृह प्रवाह उत्पन्न करता है। कौन करता है आपका? तो ब्लैक कार्बन। तो इस वजह से आपका पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन का चयन करना है। यह कोयला को द्रव के रूप में परिवर्तित करता है। यह विभिन्न द्रवों का कोयला बनाने की एक पद्धति है। यह डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति है। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने की एक वैकल्पिक पद्धति है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एसीटोन जो है, एसीटोन कहाँ प्रयोग की जाती है? तो नाखून पॉलिश में आपका, नाखून पॉलिश अपसारक में आपका एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो है अग्निशामक में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग आपका घावों की मरहम पट्टी में किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग आपका प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से या किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। पारितंत्र की एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है जिसमें भौतिक ऊर्जा और जैविक संघटकों के मध्य अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया। यह एक निकेत में पौधे एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां एवं उपजातियां एक साथ निवास करती हैं। किसी निकेत में रहने वाली जाति एक दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही है कि निकेत एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें पौधे व जीवों की एक ही प्रजाति एक ही निवास में नहीं रह सकती है। मतलब एक प्रजाति के लिए एक निकेत जरूरी है, दूसरी प्रजाति के लिए दूसरी निकेत चाहिए। जैसे अपना रूम एक सिंगल रूम हमें चाहिए, उसमें किसी का भी इंटरफियर नहीं चाहिए, वो निकेत के लिए प्रयोग होता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। किस अवस्था में जो है संख्या का पिरामिड उल्टा होता है? घास स्थलीय पारितंत्र में, तालाब के पारितंत्र में, गन्ने के पारितंत्र में, रेगिस्तान के पारितंत्र में। तो ये हो जाएगा आपका गन्ने के पारितंत्र में आपका संख्या का पिरामिड उल्टा पाया जाता है। गन्ने का पारितंत्र एक प्रकार का परिजीवी पारितंत्र होता है। उल्टा संख्या पिरामिड में पोषण स्तर संख्या में वृद्धि होती जाती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा सम्मेलन जो है किया गया था? 1979 का बॉन समझौता जो है आपका किससे संबंधित है? तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और मुख्य संसाधन दिए हुए हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सा संसाधन पाया जाता है? मध्य गंगा मैदान में जो है आपका मृदा संसाधन पाया जाता है। मालाबार तट में जो है जल संसाधन पाया जाता है। कोलाहन में जो है आपका खनिज संसाधन पाया जाता है, जबकि कच्छ में आपका वन संसाधन न मिलके यहाँ भी आपका खनिज संसाधन मिलता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर है ए। दोनों ही कथन सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। चंद्रयान 3 के संबंध में। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया। इसे रॉकेट LVM-3M4 द्वारा भेजा गया। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत का तीसरा देश है। भारत जो है चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा नहीं चौथा देश है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे अगर सॉफ्ट लैंडिंग किसने की है? तो भारत ने की। यह जो है पहला देश है। तो इस वजह से हम देखेंगे क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन आपका थर्ड क्यों नहीं सही है? क्योंकि भारत जो है चौथा देश है। किसके बाद है? तो आपका USA, रूस और चाइना के बाद आपका इंडिया चौथा देश बनता है। अगला हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PBWRS1 गेहूं की एक नई किस्म है। इसे चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो कथन आपका एक सही है, केवल एक सही, क्योंकि इसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित किया गया है, न कि चेन्नई कृषि विश्वविद्यालय द्वारा।
99 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पारकाचिक ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। यह ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपके लद्दाख में स्थित है। हाल ही में एक अध्ययन किया गया जिसके अनुसार लद्दाख में स्थित पारकाचिक ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसके आसपास हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है। अगला है हमारा मत्स्य 6000 या मत्स्य 6000 एक मानव युक्त वैज्ञानिक पनडुब्बी है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो हैं इसके बारे में सही हैं। भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे के लिए ले जा सकती है। तो इसीलिए जो है इसका विकास किया गया है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु चेन्नई में जो है संपन्न हुई है। अगला है हमारा मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्वों का सही क्रम हमें देखना है कि कौन सा तत्व किस क्रम में पाया जाता है। तो सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन पाया जाता है मनुष्य में, कितना? 65%। कार्बन कितना पाया जाता है? तो 18.5%। हाइड्रोजन जो है 9.5% और नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? टैगा, विश्वतीय वन, मानसूनी वन, टुंड्रा। तो ये जो है आपका टुंड्रा को जो है आर्कटिक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। टुंड्रा को अत्यल्प एवं विरल जीव समुदाय एवं दुष्कर परिस्थितियों के कारण आर्कटिक मरुस्थल इसे कहा जाता है। यहाँ की जैव विविधता सबसे कम होती है और जैव भार भी यहाँ का कम होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 104। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक दिवसीय प्रकार से होता है, न कि चक्रीय प्रकार से, एक दिवसीय। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है? तो जिम कॉर्बेट की स्थापना कब की गई है? तो 1936 में की गई है। कान्हा की स्थापना 1955 में की गई है, 1955 में। काजीरंगा की स्थापना जो है 1974 में की गई है, 1974 में। और साइलेंट वैली की स्थापना जो है ये 1984 में की गई है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नमभूमि या वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नमभूमि कहाँ पाई जाती है, आर्द्र भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये है आपका सोनभद्र में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 107। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में कथनों पर विचार करना। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका डी। 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन आपका तीसरा जो है सही नहीं है। क्यों नहीं सही है देखते हैं तीसरा को। क्योंकि इसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, न कि 6। कौन कौन से हैं? तो भोपाल हो जाएगा, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक मिश्रित ग्रंथि जिसमें एक अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल दूसरा सही है जबकि पहला सही नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं। क्योंकि अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, पहली नहीं है। पहली कौन है? तो पहली जो है यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है, दूसरी जो होती है अग्नाशय होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला हम देखते हैं। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन जो है संश्लेषित नहीं होते हैं। ये जो है हमें एक लिए जाते हैं बाहर से, हम इनको विटामिन को लेते हैं।
विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी जो है सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां का नियंत्रण करते हैं। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसके जो है कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है नियंत्रण करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो जीवाणु जनित नहीं है? टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, डेंगू। डेंगू आपका वायरस के द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। बेरी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, त्वचा, अग्नाशय, तंत्रिका तंत्र। तो बेरी रोग, जिसे हम B1 कहते हैं, इससे क्या प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। B1 का नाम क्या होता है? थायमीन होता है। और ये पॉलिश किए हुए चावल में हमें थायमीन की मात्रा पाई जाती है अधिक। कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? आर्सेनिक 74 किससे संबंधित है? तो आर्सेनिक 74 आपका ट्यूमर की पहचान करता है। कोबाल्ट 60 से कैंसर होता है। आयोडीन 131 से जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता होती है। आपका सोडियम 24 से क्या होता है? तो इसमें जो है रक्त व्यतिक्रम से संबंधित होता है, न कि रेटिना दोषों का उपचार से। किससे संबंधित है? तो रक्त व्यतिक्रम या ब्लड से रिलेटेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। मक्के के सफ़ेद काली रोग किसकी कमी से होती है? जस्ता, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम। तो ये हो जाएगा आपका जस्ता। जस्ते में जो है जस्ते की कमी से मक्के में सफ़ेद रोग हो जाता है। क्रिस्पर तकनीक क्या है? यह एक जीन एडिटिंग तकनीक है, यह क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, यह एथेनॉल उत्पादन की एक नवीन तकनीकी है। इनमें से कौन सा सही है? तो यह जो है जीन एडिटिंग एक तकनीक है। क्रिस्पर तकनीक मूल रूप से जीन एडिटिंग तकनीक है। इसके उपयोग से जो है क्या किया जाता है? एक किसी जीव के जीनोम में परिवर्तन किया जाता है। अगला हम देखेंगे, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन जो है सही है। अपद्रव्य जैसे नमक, सोडा आदि मिलाने से द्रव का कथनांक जो है बढ़ जाता है, जबकि गलनांक कम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है हमारा, एरिडोसोल मृदा का विस्तार पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है एरिडोसोल मृदा का प्रयोग या विस्तार पाया जाता है। एल्यूमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक उपयुक्त में से कौन जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? ये जो है आपके कौन से हैं? ये हो जाएंगे ए। 1 और 3 जो हैं आपके जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक किसे कहते हैं? जो कभी जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, जो बहुत ही लंबे टाइम के बाद, हजारों करोड़ों वर्षों के बाद जो है समाप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण। इनको इस तरह से मान लीजिए कि ये समाप्त होते ही नहीं, जो जल्दी से अपघटित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो जैव निम्नीकरण कहेंगे। अगला हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपका ये क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। एप्सम साल्ट जो है किससे संबंधित है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट से है, न कि सोडियम सल्फेट से। यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। और कास्टिक सोडा क्या किससे संबंधित है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जो है कास्टिक सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रबर है? नियोप्रीन, पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन आपका प्राकृतिक रबर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? साइक्लोनाइट किससे संबंधित है? ये जो है आपका RDX से संबंधित है। नोबेल तेल जो है आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन से संबंधित है। गन कॉटन जो है नाइट्रोसेलुलोज से संबंधित है। इस वजह तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का व्यापारिक नाम वुड स्प्रिट है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फिनॉल, बेंजोइक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल को, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट कहते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 24 नंबर है 124।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। डीडीटी जो है किससे संबंधित है, तो डीडीटी से जो है, डीडीटी आपका कीटाणुनाशक होता है। एस्प्रिन जो है आपका ज्वरनाशक होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है, एक विषैली गैस थी जो भोपाल त्रासदी से संबंधित है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तत्व और अयस्क। मैग्नीज का अयस्क क्या है, मैग्नीज का अयस्क आपका पाइरोलूसाइट है। कॉपर का अयस्क क्या है, एजुराइट है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो है क्रायोलाइट है। और मरकरी का अयस्क सिनेबार होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है हमारा 126 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2023 में एडगर रिंकेविक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति बने, तो ये बने थे लाटविया के। ये एक समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन है, तो एडगर रिंकेविक्स। कहाँ के बने हैं, तो लाटविया के बने हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर निकाय बना है, तो ये आपका इंदौर बना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 को। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कितने हैं, तो 3682 बाघ आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपकी। टोटल बाघ जो है आपके 3682 हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है, तो एमपी में कितना, 785। अगला देखते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, तो ये जो है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। अगला हम देखते हैं। जुलाई 2023 में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरणकारी समूह की तीसरी एवं अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आयोजन जो है आपका चेन्नई में किया गया है। जुलाई 2023 में जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाले देशों में यूएसए प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह जो है अंकटाड जारी करता है। वैश्विक निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड जारी करता है। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो यह देश था आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को क्या है, आमंत्रित किया गया था। अगला हमारा रहेगा जीमेक्स। जीमेक्स किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच जो है आपका जीमेक्स समुद्री युद्धाभ्यास होता है। तो जीमेक्स के बीच आपका क्या होता है, समुद्री सैन्याभ्यास मतलब युद्धाभ्यास। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 134। जुलाई 2023 में तालीम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित था, तो ये देश था आपका चीन। चीन प्रभावित था। जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा INS कृपाण युद्धपोत किसको सौंपा गया है, तो ये आपके वियतनाम को सौंपा गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया था, तो ये 14 जुलाई 2023 को जो है किया गया था सफल प्रक्षेपण। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 137। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस जारी किया गया है, तो ये है आपका सी, जम्मू कश्मीर को जो है जारी किया गया है। अगला है हमारा 2023 का। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्याओं के समाधान हेतु गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है, तो ये जो शुरू किया गया है आपका असम के द्वारा शुरू किया गया है गजह कोथा अभियान। जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था इंदौर में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 140। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा प्रारंभ की गई है, तो ये है आपका कनाडा के बीच की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा किसके बीच, इंडिया और कनाडा के बीच। जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये हुआ है आपका रूस के बीच। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया है, तो ये विधेयक जो है आपके इजराइल के द्वारा पारित किया गया। इजराइल की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लगाने हेतु एक विधेयक पारित किया गया है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हीं देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो
तो ये जो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को जो है नियुक्त किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य जुलाई 2023 में किया गया था? तो ये किया गया था आपके मंगोलिया के बीच। नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन किसके किसके बीच में? मंगोलिया और भारत के बीच में। जुलाई 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया नैरोबी केन्या में। केन्या कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल आपका गिब्बन नेटवर्क का आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन में किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में PM किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये आपके राजस्थान में किया गया है। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी मूल्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य में गरीबी में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो है आपके बिहार में दर्ज की गई है। बिहार के बाद MP, फिर आपका थर्ड पे UP आ जाएगा। अगला हम देखेंगे, जुलाई 2023 में केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल के आधार पर उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? गोरखपुर, मागरा, वाराणसी, मेरठ। तो ये आपका मेरठ शामिल नहीं है। मेरठ की जगह कौन है? बरेली है। तो ये जो है 4 नगरों में या 4 शहरों में जो है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला है हमारा, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं? तो ये बने हैं अंशुमन झिंगरन। तो इस तरह से आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक